हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है एसी चैप्टर से ही रहेगा। ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में जैसा कि हमने एसी के बेसिक्स के बारे में पढ़ा, जो भी अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है और अल्टरनेटिंग करंट के एडवांटेज क्या हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। अब इस चैप्टर में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। मीन वैल्यू डिस्कस करेंगे, जिसको हम एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं एसी की। ठीक। और रूट मीन स्क्वायर करंट भी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है रूट मीन स्क्वायर करंट और उसका डेरिवेशन क्या है, ये वाले पार्ट को देखेंगे। ठीक है। और लास्ट फिर हम उसमें क्या डिस्कस करेंगे कि एसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस लगा हो तो सर्किट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो देर न लगाते हुए हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। ठीक है। कुछ भी कह सकते हैं एसी की। ठीक है। तो क्या होती है हमारी मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। कोई भी देखिए आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वो जो वैल्यू शो करता है करंट वोल्टेज की, वो दो तरह की वैल्यूज की बात चलती है। हम जैसे आगे अगले में डिस्कस करेंगे, हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है एक। ठीक है। तो वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को ही शो करता है। तो अब हम जरा देख रहे हैं हमारी मीन वैल्यू क्या होती है एसी की, और एक कंप्लीट साइकिल में या हाफ साइकिल में एसी की मीन वैल्यू क्या रहती है। ठीक है। अब हमने डिस्कस किया था, देखिए अगर कोई एसी है तो उसकी अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन क्या होती है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जहां पर हमने आई नॉट को बताया भी था आपका, ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की, या इसी को हमने बताया था आपका क्या कहते हैं हम, पीक वैल्यू भी बोलते हैं इसको। ठीक। तो हम इसी इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक, कि क्या होती है हमारी एवरेज वैल्यू। हम भी जानते हैं, अगर मान लीजिए आपसे अगर करंट का फॉर्मूला पूछा जाए जनरली, तो क्या होता है, एवरेज करंट के लिए बात करते हैं तो हमारा आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। अगर मान लीजिए आपका स्मॉल चार्ज है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ही चार्ज है, तो वो थोड़े से टाइम में फ्लो हो जाएगा। ठीक है। तो वो थोड़ा ही करंट भी फ्लो कराएगा। ठीक है। तो इसी को हम लेते हुए चलेंगे। ठीक। तो अब इससे हम एवरेज वैल्यू निकाल लें। तो हमने देख लिया उसी फॉर्मूले से, जो आपका अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इससे हमने डी क्यू की वैल्यू निकाल ली, जो कि हमारी ये आ गई आई डी टी। ठीक है। और आई की इक्वेशन सबसे पहले ही मैंने आपको बताई थी, आई इक्वल टू क्या है आपका, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस वैल्यू को भी मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक। मगर मुझे तो चाहिए एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, टोटल चार्ज चाहिए होगा और टोटल टाइम चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, देखिए ये टोटल चार्ज ले लिया क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया है। ठीक। मैंने यानी कि छोटे छोटे जितने भी सारे चार्जेस थे सबको कलेक्ट कर लिया और एक साथ इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर उस चार्ज को जाने में लगा टाइम भी ले लिया है यहाँ पर। ठीक। अब मैंने इस डी क्यू की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक। उसके बाद क्या हुआ, मेरा आई नॉट जो है ये देखिए इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। तो यहां पर मेरा क्या बचेगा, यहां देखिए अगर, तो मैं अगर बाहर ले जाता हूं तो क्या बचने वाला है, इंटीग्रेशन के अंदर जो बचेगा खाली मेरा क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इस dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए कांस्टेंट है यहाँ पर, यहाँ क्योंकि कुछ नहीं है यानी कि वन होगा। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वही होता है जिसकी रेस्पेक्ट में करते हैं। अगर x की रेस्पेक्ट में है तो x होगा, y की रेस्पेक्ट में है तो y होगा, किसी भी चीज की रेस्पेक्ट में होगा तो वो उस वही होगा जिसकी रेस्पेक्ट में किया जा रहा है। यहाँ dt की रेस्पेक्ट में यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, जो आपका आ जाएगा वो t आ जाएगा, 0 से t/2। यहाँ पर जो मैंने साइकिल ली है वो कौन सी ली है, हाफ साइकिल ली है। ठीक है। फिर उसके बाद हम कंप्लीट साइकिल के लिए क्या कर देंगे, टाइम टी कर देंगे। अभी हाफ साइकिल है इसलिए हमने t/2 कर रखा है। ठीक है। तो हमने जब इस साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किया, ये जो हमारे पास यहाँ बचा, जो इंटीग्रेशन के अंदर जो बचा है, तो हम साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है भाई, माइनस का कॉज ओमेगा टी। और इंटीग्रेशन में आप जानते हैं जो भी मल्टीप्लायर होते हैं आपके रेस्पेक्टिव क्वांटिटी के, वो हमेशा नीचे जाते हैं। तो रेस्पेक्ट किसकी है, टी, और उसका मल्टीपल में क्या है भाई, ओमेगा। तो ओमेगा हमारा कहाँ चला जाएगा, नीचे। जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए आप, यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन किया, क्या आया, साइन का माइनस आ गया ये। ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, और कॉस ओमेगा टी आ गया,
लिमिट वही है। अब यहाँ लिमिट हमने पुट कर दी है। लिमिट पुट करने के बाद क्या होता है, देखिए भाई, अब यहाँ पर हम ओमेगा की बात कर लेते हैं। मैंने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी कह लो आप। तो यहाँ पर ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी। अब मैंने आपको ये तो बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी होता है, जहां पर टी क्या है भाई, आपका टाइम पीरियड। ये क्या है आपका टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड की डेफिनेशन आपने 11th में भी पढ़ी है, क्या होता है, एक राउंड को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, एक कंप्लीट राउंड होने में जितना टाइम लगता है। तो अब मैंने आपसे कल भी बोला था, जो आपकी आर्मेचर है वो गोल घूम रही है, तो गोल घूमने में कितना एंगल कवर करेगी भाई, वो 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 पाई, यानी कि कंप्लीट पाथ आ गया, क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी तो पता होनी चाहिए हमें। तो ये हो गया आपका टोटल पाथ अपॉन टाइम। टाइम कितना है एक चक्कर को पूरा करने में, टी लगा है। तो ये बन गया आपका ओमेगा का फॉर्मूला। क्योंकि देखिए हम ओमेगा की जगह यहाँ पर यूज भी कर रहे हैं, ये है ना हमारा 2 पाई अपॉन टी, ये उसी की वैल्यू है। ये t/2 जो है आपकी, ये तो लिमिट है, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पर लिमिट रख दी, सबसे पहले अपर लिमिट रखी t/2, ठीक है। और नेक्स्ट क्या लिमिट है, 0, तो ये आ गई 0 वाली लिमिट। ऐसे ही नीचे रखी हमने t/2 - 0, ठीक। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और t से t कैंसिल हो रहा है, तो खाली बचेगा क्या, cos पाई। यहाँ यानी कि आपका बचा क्या, देखिए, माइनस का cos पाई प्लस cos 0। अब cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, +1। तो ये आपका क्या हो गया, ये माइनस बाहर वाले माइनस के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि या तो कह दो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास, 1 + 1, ठीक है। ये रहा I0, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये वाला जो 2 है, ये जो 2 है यहाँ पर ऊपर आ गया है, ठीक। ओमेगा की जगह हमने क्या रख दिया है, 2 पाई अपॉन टी, और ये वाला टी जो है ये रहा, ठीक। तो यहां पर खाली बचेगा क्या, अगर आप नोटिस करें, टी से तो टी कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मगर फिर भी आपके पास जो बचने वाला है 1 + 1 2 हो गया, और साथ ही साथ क्या बचेगा, I0 बचेगा, और नीचे एक पाई बचेगा, ठीक है। तो आपको अभी भी कोई अगर दिक्कत है तो समझ लीजिए, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं उस चीज को। साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का कॉस ओमेगा टी, टी का मल्टीप्लायर ओमेगा नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने लिमिट पुट करी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर देखिए प्लस क्यों हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गए, यहाँ पर प्लस हो गए, ठीक। अब उसके बाद हमने ओमेगा की वैल्यू रख के कैंसिल आउट कर लिया, जो भी चीजें हो गई, और उसके बाद हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 2I0/पाई। ये तो हमारा जो आंसर आया वो खाली किसके लिए आया, ये देखिए हमारा आंसर आया है, ये जो आंसर आया है हमारा, ये किसके लिए आया है, हाफ साइकिल के लिए आया है। किसके लिए आया है भैया, हाफ साइकिल के लिए। अब अगर हम दूसरी हाफ साइकिल के लिए निकालें, देखिए देखिए, यहाँ पर ये जो वेव है ये रही, अब नीचे भी तो जाएगी ना, तो इसके लिए तो माइनस होगी वैल्यू। अगर इसके लिए भी हम दोबारा से कैलकुलेट करके देखें, तो यही जो आंसर है हमारा कैसे आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, 0.637I0। यहाँ माइनस नहीं है भाई, इसको मैं आपको जो नोट्स भेजूंगा उसमें आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे लिंक ज्वाइन, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहां से नोट्स भी इसके ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस आ गया ये, तो ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, 0। यानी कि अगर आपसे बात की जाती है किसी भी एसी के लिए, ठीक है, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है कंप्लीट साइकिल के लिए, वो हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है, ठीक है। वो हमेशा क्या रहेगी आपकी, 0 रहेगी, ठीक। यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं एक पूरी साइकिल के लिए, तो वो क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। अब एक बात समझते हैं हम, डीसी वोल्ट मीटर और या एमीटर एंड एमीटर, अगर हम एमीटर की बात कर रहे हैं, इन दोनों चीजों में से हम अगर कुछ भी लगाते हैं, तो भाई हमारा आई और वी तो 0 ही आने वाले हैं, ये क्योंकि एवरेज वैल्यू को मेजर करते हैं। डीसी वोल्ट मीटर और एमीटर जो हैं आपके, वो एवरेज वैल्यू बताते हैं। तो यानी कि हमारी एवरेज वैल्यू एसी की क्या है, 0 है। तो बार बार जो डीसी वोल्ट मीटर और एमीटर हैं, वो बार बार करंट और वोल्टेज की रीडिंग 0 दिखाएंगे, इसलिए सर्किट में लगाने का कोई फायदा होगा नहीं। इसलिए कभी भी डीसी वोल्ट मीटर
और एमीटर को सर्किट में नहीं कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो डीसी वोल्ट मीटर एमीटर ना लगाने का रीजन आप समझ गए होंगे, क्योंकि एसी जो है हमेशा कैसी वैल्यू देगा, एवरेज वैल्यू देगा, और वो जो क्या आएगी आपकी जीरो आएगी। ठीक है, इसलिए हम कभी भी वोल्ट मीटर और एमीटर को यूज नहीं करते हैं। कौन से? डीसी। ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम देख रहे हैं भाई, रूट मीन स्क्वायर करंट है। ठीक है, आरएमएस भी बोला जाता है इसे शॉर्ट में। ठीक है, अब आरएमएस जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है भाई, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू है, और स्क्वायर वैल्यू हमेशा कैसी आएगी हमारी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, हम फिर से उसी तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन से, जो कि क्या है? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। अब देखिए हमें रूट मीन स्क्वायर करंट चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया? आई स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब इस आई की वैल्यू को हम यहाँ क्या करने वाले हैं? पुट करने वाले हैं। हमने पुट किया, देखिए आपका क्या बना? आई नॉट स्क्वायर ओमेगा टी। अब भाई नॉर्मल पीछे जो इंटीग्रेशन था वो हमने समझा, वो बड़ा आसानी से समझ गए हम, क्योंकि वहां क्या था? सिंपल साइन ओमेगा टी था। मगर यहाँ पर अब क्या है हमारा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। तो इसको आइडेंटिटी को समझते हैं, ये कैसे सॉल्व होगी भाई? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हमने कॉज टू थीटा के कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, आइडेंटिटी पढ़ी है, तो वो क्या होती है भाई? हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा। ठीक है, हम थीटा की जगह बाद में ओमेगा टी लिख देंगे। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं, इसको इधर ले गया मैं और इसको इधर ले आया मैं, तो अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगी? 1 - cos 2 थीटा। ठीक है, अब 2 मुझे चाहिए नहीं, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 नीचे चला गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है। ठीक है, 1 - cos 2 ओमेगा टी, थीटा की जगह हमने ओमेगा टी लिख दिया। ठीक, अब हमारा क्या दिख रहा है? 2 भी बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन के, आई नॉट स्क्वायर भी बाहर चला जाएगा, ये दोनों चीजें बाहर चली जाएंगी। हम बाद में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? मैंने आपको अभी बताया था, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वही होता है जिसके रेस्पेक्ट में किया जाता है, यानी कि टी आ जाएगा। और cos 2 ओमेगा टी का करेंगे तो क्या आएगा? वो साइन आएगा। तो साइन का क्या हो जाएगा? सॉरी, कॉस का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। sin 2 ओमेगा टी। फिर से मैंने आपसे क्या बोला था? मल्टीप्लायर हमेशा नीचे आते हैं वेरिएबल के, तो वेरिएबल का मल्टीप्लायर क्या है? 2 ओमेगा। तो 2 ओमेगा हमारा नीचे, और नीचे वाली चीज फिर से सिंपल है जो आपने पिछले प्रूफ में देखी है। तो वहां पर क्या आ गया आपका? डेल्टा डी टी की जगह क्या आ गया हमारा? टी, और हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी नीचे वाले में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, यहाँ पर क्या आया? देखिए मैंने बताया आपको कांस्टेंट का टी आ जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन टी का मल्टीप्लायर। ठीक है, अब फिर से वही अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए यहां तक आपकी अपर लिमिट हो गई, टी टी दोनों जगह आ रहा है, ये देखिए दोनों जगह टी है, ये अपर लिमिट हो गई। ये जीरो आया, ये देखिए इसके बाहर है थोड़ा सा ना, तो ये आपका पहले अपर लिमिट आई, अपर लिमिट रख रहा हूं मैं, तो ये टी मैंने रखा पहले इस वाले टी की जगह पे, तो टी माइनस साइन 2, ये वाला 2, ओमेगा की जगह मैंने रखा 2 पाई अपॉन टी, और फिर से स्मॉल टी की जगह पर ये कैपिटल टी। ठीक, अपॉन 2 ओमेगा, फिर लोअर लिमिट रखी, जीरो माइनस साइन जीरो, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन जीरो अपॉन 2 ओमेगा। भाई साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। ठीक, और साइन 4 पाई की वैल्यू भी कितनी होगी? जीरो ही होगी। जरा देख लेते हैं ये क्वाड्रेंट सिस्टम में, साइन जीरो जीरो, तो भाई इस लाइन पे तो साइन की वैल्यू सारी जीरो होंगी इस लाइन पर, तो इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। अब जीरो में तो प्लस माइनस होता नहीं है जो हम कह दें, तो साइन 4 पाई की वैल्यू भी कितनी होगी? जीरो होगी। तो ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, ये ऑलरेडी जीरो, बचा क्या हमारे पास? खाली टी। तो ये टी से ये टी कैंसिल हो गया, ये टी से ये टी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचता क्या है? आई नॉट स्क्वायर। मगर ये तो हमारी एवरेज वैल्यू आई ना, ये तो हमारी कौन सी वैल्यू आई? एवरेज वैल्यू आई। हमें चाहिए रूट मीन स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे? इसका अंडर रूट ले लेंगे। अब हमने क्या किया यहाँ पर? देखिए उस एवरेज वैल्यू का रूट मीन स्क्वायर निकालने के लिए अंडर रूट लगा लिया। अब अंडर रूट लगाते ही हमारा यहाँ देखिए आई नॉट तो बाहर चला जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर में है, मगर तो क्या रह जाएगा? हमारे जो रूट में ही रह जाएगा वो। तो हमारा आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ गई? हमारे आई आर एम एस की वैल्यू ये भी लिखी जाती है 0.707 आई नॉट, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? रूट 2 की वैल्यू आप सब जानते होंगे 414, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर से मैं आपको एक चीज और थोड़ी सी नई सी लगे, चाहे आपने सबने पढ़ी होगी, मगर समझ लीजिए कि अगर हमसे कोई कहता है, क्योंकि हमें पता है जो हमारे घरों में वोल्टेज आता है वो एवरेज आईआरएमएस वोल्टेज, या कह लो आपका आईआरएमएस करंट आता है।
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, एवरेज वैल्यू है करंट की वो, ठीक है। फुल साइकिल के लिए ये एवरेज वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाती है, जो कि आती है हमारे घर में। तो वो वोल्टेज हमारे घर में कितना आता है, 220 वोल्ट आता है। तो अगर मैं आपसे कहूं घर में आपके मैक्सिमम वोल्टेज कितना आएगा भाई, क्योंकि ये देखिए ये तो फॉर्मूला आई आर एम एस का है, तो वी आर एम एस का क्या होगा भाई, बस करंट की जगह आप सब जगह पर वोल्टेज पुट कर दीजिए, तो वी नॉट अपॉन रूट टू। अब मैं आपसे कहता हूँ यहाँ से वी नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, रूट टू इंटू वी आर एम एस। अभी वी आर एम एस की वैल्यू हमने घरों में जो आती है, हमें पता है हाउस होल्ड वोल्टेज जो है हमारा वो कितना है, 220 वोल्ट है। तो ये निकल के जो मेरा आएगा 311 वोल्ट आएगा। यानी कि घरों में जो आपका एक कंप्लीट साइकिल में जो मैक्सिमम वोल्टेज आता है, उसमें जो पीक वैल्यू आती है वो हमारी कितनी आती है, 311 वोल्ट आती है। यानी कि अगर मैं आपको इसको वेव से समझाने की कोशिश करूं तो जरा देखिए यहाँ पर, ये आपका वोल्टेज कुछ इस तरीके से चलता है। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी +311 है, और ये वाली जो वैल्यू है ये -311 है, 311 है। तो अगर मैं आपसे कहूं वोल्टेज का डिफरेंस कितना है, अगर मैं कहूं वोल्टेज डिफरेंस कितना है, तो वो आपका आ जाएगा 622 वोल्ट। ऐसा एसी में होता है मगर खाली, ठीक है। ऐसा किस में होता है, आपका एसी में होता है। अब डीसी में अगर आप यही वोल्टेज देते, ये डिफरेंस है भाई, हाँ। डीसी में अगर आप वोल्टेज देते घर में 220 वोल्ट, डीसी में अगर बात करते डीसी में 220 वोल्ट देते, तो डिफरेंस भी इतना ही आता, ठीक है। वहां पर लाइट का जो वोल्टेज आपका आने वाला है, एवरेज जो वैल्यू आने वाली है वो 220 वोल्ट ही आएगी, ठीक है। तो आपको भी दिख रहा है 220 बड़ा है या 622 बड़ा है, 622 बड़ा है या 220 बड़ा है, ठीक है। तो आपको इससे अंदाजा लग चुका होगा कि कौन सा करंट ज्यादा डेंजर है आपके लिए, ठीक है ना। इससे यहां पर आपको अंदाजा लग चुका होगा कि आपके लिए एसी डेंजर है ज्यादा, एसी आपके लिए ज्यादा डेंजर है, ठीक है। इसलिए एसी से बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई खुद ही आप समझ सकते हैं 1 सेकंड में 50 बार, वो 50 साइकिल होती है, यानी कि उसमें भी आप जानते हैं एक साइकिल में दो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ऐसा 100 बार होगा 1 सेकंड में, तो उस झटके को झेलना मुश्किल है ना। तो एसी जो है आपकी बहुत ही ज्यादा डेंजर है कंपैरिजन में डीसी के, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एक चीज की और, अब हम यहाँ जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख देता हूँ, फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं, एक नई टर्म है फॉर्म फैक्टर, ठीक है। तो आपके पास फॉर्म फैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वी आर एम एस अपॉन आई, सॉरी, वी एवरेज, वी एवरेज। या फॉर्मूला दूसरा बोल सकते हैं आप, दूसरा फॉर्मूला आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज। इसकी जो रेशियो आने वाला है वो 1.1 आने वाला है, क्योंकि आईआरएमएस का फॉर्मूला भी आपको पता है, अभी आपने कैलकुलेट किया है 0.707, और आई एवरेज का भी फॉर्मूला आपने अभी देखा था, वो क्या वैल्यू आई थी, 0.637 आई नॉट। जब इन दोनों वैल्यू को आप रख के कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्म फैक्टर, यानी कि जो कि रेशियो है आई आर एम एस या वी आर एम एस और वी एवरेज या आई एवरेज के रेशियो का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.1 होती है, जिसकी यूनिट कोई नहीं होगी, क्योंकि ऊपर भी वोल्टेज है नीचे भी वोल्टेज है, इधर नीचे ऊपर भी करंट है नीचे भी करंट है, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा फॉर्म फैक्टर, ठीक है। अब इस स्लाइड, सॉरी, आज के सेशन का ये लास्ट टॉपिक है। हम जब बात कर रहे हैं, अब हम इसमें अलग अलग चीजों की बात करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है इसमें क्या है, अगर किसी एसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हो तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। अगर हमारा सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है एसी सर्किट में, ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। अब ये ध्यान रखना, सर्किट प्योरली रेजिस्टिव तभी कहलाएगा जब उसमें कैपेसिटर और इंडक्टर ना लगे हों, और सर्किट का भी, सॉरी, पावर सप्लाई का भी, इसका भी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लगभग लगभग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तब आपका सर्किट प्योरली रेजिस्टिव कहलाएगा। एक तरह से कह सकते हैं आइडियल केसेस में आ जाते हैं ये सारी चीजें, ठीक।
तो हमने मान लिया जो हमारा सर्किट है उसमें पावर सप्लाई का जो वोल्टेज है वो कितना है, V है, और जिसकी वैल्यू कितनी है, V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब हम भी जानते हैं ओम्स लॉ होता है E इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई आर। अगर हम V को रिप्लेस कर दें यहाँ पर और V नॉट को रिप्लेस कर दें तो यहाँ पर आई नॉट आर रख देंगे और यहाँ पर आई आर रख देंगे। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन ओमेगा टी और आई नॉट बचेगा। तो यानी कि हमारा जो इक्वेशन बचेगी क्या बचेगी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बचेगी। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखा जाए तो दोनों की दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, बस रिप्लेसमेंट हो गया है खाली v का i के साथ। ठीक, मगर इनके कहीं भी फेज में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, दोनों जगह पर आपका ओमेगा टी ही है। ठीक है, तो आप जैसा देखेंगे इक्वेशन 2 जो है वो आपकी बिल्कुल सिमिलर है। यानी कि एक बात समझ में आती है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही सिमिलर हैं। यानी कि करंट और वोल्टेज जो है दोनों के दोनों सेम फेज में होंगे, यानी कि उनके बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों सेम फेज में लाई करेंगे, क्योंकि किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस तो नहीं बदला जाएगा। आप जूल्स इफेक्ट भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सर्किट का रेजिस्टेंस बदलेगा, टेम्परेचर के साथ बदलता है, मगर वो एक अलग केस हो जाता है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, करंट और वोल्टेज सेम टाइम पर ही पीक पर होंगे, ऐसा ये शो करती है, जैसा कि मैंने आपको ये वेव डायग्राम में शो कर रखा है। ठीक है, आप वेव डायग्राम में देखेंगे जब ये पीक पर है तब ये भी पीक पर है, जब ये जीरो पर है तो दूसरी वाली चीज भी जीरो पर ही है। और ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसको हम बोलते हैं फेज डायग्राम। अब भाई जब इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस ही नहीं है तो दोनों की दोनों चीजें कहाँ लाई करेंगी, सेम लाइन पर ही लाई करेंगी। आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, इसको V बोल दें, इसको I बोल दें, या ऊपर वाले को V बोल दें, नीचे वाले को I बोल दें। मीनिंग क्या है कि दोनों की दोनों क्या रहने वाली हैं, सेम फेज में रहने वाली, यानी कि इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो आज का लास्ट टॉपिक हमारा यही था। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, आपको जो भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम होती है उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, थोड़ा शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।